स्वागत है आपका न्यू ब्राइट वे के न्यू लेक्चर में। और आज का न्यू लेक्चर है मैथ से रिलेटेड, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे समांतर श्रेणी के विषय में सीखेंगे क्या होती है समांतर श्रेणी और कैसे इसके क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, और इससे संबंधित जो भी फार्मूलेज हैं उनका यहाँ पे सही से यूज करना सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी की सबसे पहले जानेंगे क्या होती है श्रेणी। समांतर श्रेणी को भी जानने से पहले हम लोग श्रेणी को सीखेंगे कि ये श्रेणी क्या होती है, या फिर ये प्रोग्रेशन क्या होती है, या फिर इसको सीरीज भी बोलते हैं। तो ये सीरीज क्या होती है, सीरीज भी इसको कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लीजिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये होती है कि यदि किन्हीं पदों के बीच एक निश्चित क्रम, ये सबसे मेन है कि पदों के बीच में एक निश्चित क्रम, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर, तो यदि किन्हीं पदों के बीच में कोई निश्चित ऑर्डर पाया जाता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं अनुक्रम। अनुक्रम, तो अनुक्रम की इंग्लिश होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस, तो पदों के बीच में कोई निश्चित सीक्वेंस है या फिर निश्चित क्रम है, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से वो श्रेणी होगी, तो वो श्रेणी कहलाएगी। ये सब यदि जिसमें पाया जा रहा है तो उसको श्रेणी कहा जाता है, यानी कि वो सीरीज हो जाएगी, वो श्रेणी कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। और यदि कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई सीक्वेंस उसमें नहीं पाया जाता है, तो वो श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं जिसके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4, अब इस टाइप से ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि एक एक लगातार बढ़ रहा है। इसके बीच और इसके बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक प्लस हुआ है तो अगला मिल गया है, फिर इसमें एक प्लस कर दिया गया इससे, तो फिर आगे का पद मिल गया। ऐसे ही फिर इसमें एक आगे प्लस हो गया तो अगला पद मिल गया। तो इनके पदों के बीच निश्चित रूप से कोई न कोई क्रम है, कोई न कोई निश्चित ऑर्डर है, तो ये तो श्रेणी कहलाएगी, ये श्रेणी होगी, ये तो श्रेणी होगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7, फिर 9, फिर 8, फिर 13। अब इसमें हम देख रहे हैं 7 और 9, इसके बीच में 9 से 7 को घटाएंगे तो निश्चित रूप से 2 का अंतर है, तो इनके बीच में 2 का अंतर है। और इसके बीच में 8 से 9 घटाएंगे तो -1 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पे 13 और 8 के बीच का अंतर चेक करेंगे तो 13 में से 8 5 का अंतर है। तो इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जा रहा है। तो जिसमें कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाएगा तो वो श्रेणी भी नहीं होगी, ये श्रेणी ही नहीं है, श्रेणी नहीं है। तो ये श्रेणी नहीं है, कारण क्योंकि इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं है। जिसमें निश्चित क्रम होगा एक और पहचान है, तो उसके आगे के पदों को हम देख के भी आगे लिख सकते हैं। जैसे इसको देखते ही पता चल रहा है एक एक बढ़ रहा है, तो किसी भी बच्चे से पूछा जाए इसके आगे क्या आएगा तो बता देगा 5 आएगा, लेकिन इसमें नहीं बता पाएगा कि आगे यहाँ पे कौन सा पद आएगा, ये बता पाना संभव नहीं है। तो जिसमें देख करके हम आगे के पदों को बता भी नहीं सकते हैं, कारण उसका वही है कि कोई निश्चित क्रम तो है नहीं, तो ये श्रेणी नहीं होगी, सीरीज नहीं होगी। एक और देख लें यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 2, 4, 6। अब इसमें भी देखें तो निश्चित रूप से
कोई न कोई एक निश्चित ऑर्डर है। 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस किया गया ये आ गया, इसमें +2 किया गया ये आ गया तो इनके दोनों के बीच में +2, इनके दोनों के बीच में फिर +2 हुआ। ऐसे ये बढ़ रहा है तो आगे का पद बताया जा सकता है कि इसके आगे 2 प्लस करेंगे तो अगला पद पा जाएंगे और निश्चित रूप से वो 8 होगा। तो ये भी श्रेणी है। इस तरीके से हम श्रेणी की पहचान कर लेंगे कि कौन सी दी गई श्रेणी है या नहीं है। तो जिसमें कोई निश्चित ऑर्डर होगा, कोई निश्चित संख्या घट या बढ़ रही होगी तो वो श्रेणी होगी। यदि कोई निश्चित संख्या घट बढ़ नहीं रही है तो वो श्रेणी नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद में एक यहाँ पे देखें, जैसे मान लो 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना ही कुछ जुड़ रहा है, मतलब ना कुछ ऐड हो रहा है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना घट ही रहा है ना बढ़ ही रहा है। लेकिन इसका अगला पद देख करके हम लोग बता सकते हैं कि 2 ही आएगा फिर उसके आगे कोई पूछे तो कहेंगे 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई न कोई निश्चित क्रम तो है। 2 2 2 2 कोई निश्चित ऑर्डर तो है। इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो अंतर है वो 0 चल रहा है, 0 चल रहा है। तो इनके बीच में 0 का डिफरेंस चल रहा है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई क्रम है, कोई निश्चित सीक्वेंस है। तो ये भी श्रेणी होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इसमें तो सब 0 हो रहा है तो भी आगे का पद हम बता सकते हैं, तो ये भी श्रेणी कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं इनको देख करके आपको पता चल गया होगा। यदि किन्हीं पदों के बीच में कोई निश्चित क्रम पाया जाता है या कोई सीक्वेंस है उसमें तो वो श्रेणी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। लोगों ने जान लिया कि श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होती है या फिर प्रोग्रेशन क्या होती है। इसके कई एक नाम हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं, सीरीज भी कहते हैं, हिंदी में इसको श्रेणी कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, अब हमें श्रेणी जानने के बाद में दूसरे नंबर पे हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। निश्चित रूप से जिस श्रेणी के पदों का अंतर समान है वो समांतर श्रेणी है। जिस श्रेणी के पदों, पद को हम लोग टर्म बोलते हैं, टर्म्स। तो जिस श्रेणी के पदों का अंतर समान हो है वह समांतर श्रेणी कहलाती है। तो जिसके श्रेणी के पदों का अंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है। ये देखिए, समान प्लस अंतर, समांतर को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, समान प्लस अंतर। तो समान प्लस अंतर अर्थात जिसके पदों का अंतर समान हो, तो जिसके पदों का अंतर समान होगा निश्चित रूप से वो समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी के पदों का जो अंतर है, देखिए अब जो वो अंतर है ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्यात्मक यानी शून्य भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अंतर है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी को भी समझ लेंगे, जिस श्रेणी के पदों का अंतर समान है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे ये आया 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। अब इसमें हम देखेंगे तो निश्चित रूप से 4 4 प्लस हो रहा है। इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो प्लस का 4 निकलेगा, इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो भी +4 हो रहा है, इसमें भी देखेंगे तो भी +4 हो रहा है। तो आगे के पदों को भी हम बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिसके श्रेणी के पदों का अंतर समान हो, तो देखिए इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर सब समान है, अतः ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी को हम लोग एपी कहते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये एपी है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा देख लें जो एपी नहीं है। तो देखिए
अब जैसे 3 आया, फिर 7 आ गया, फिर उसके बाद में 8 आ गया, फिर 10 आ गया। अब इसमें इनके पदों का अंतर समान नहीं है, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4, 8 में से 7 घटाएंगे तो निश्चित रूप से 1, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, और 10 में से 8 घटाएंगे तो निश्चित रूप से ये प्लस का 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच के पदों का अंतर समान नहीं है। तो जब श्रेणी के बीच के पदों का अंतर समान नहीं है तो आगे लिख देंगे कि ये AP नहीं है, AP नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले श्रेणी को जान लिया कि जिसमें कोई न कोई निश्चित क्रम पाया जाए, कोई न कोई निश्चित ऑर्डर पाया जाए तो वो समांतर श्रेणी होती है, और यदि पदों का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो इस तरीके से श्रेणी और समांतर श्रेणी को हमने समझ लिया। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग श्रेणी और समांतर श्रेणी सीखने के बाद ये देखेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है और उसका सार्वधातुक क्या होता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमको सीखना है श्रेणी का प्रथम पद, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। और दूसरी चीज़ हमको इसमें सीखनी है श्रेणी, श्रेणी मतलब वही AP है, श्रेणी को आप पूरा नाम लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे लिखिए AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP का प्रथम पद। और पूरे चैप्टर भर में समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से ही लिया गया है, स्मॉल ए। तो AP का प्रथम पद स्मॉल ए। और दूसरी चीज़ AP मतलब समांतर श्रेणी का सार्वधातुक, सार्वधातुक का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सभी पदों के बीच का जो अंतर आता था तो वो आपका सार्वधातुक कहलाता है, जिसको हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो AP के प्रथम पद A और उसका सार्वधातुक जो कॉमन डिफरेंस है वो D होता है। अब इसको ज़रा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, 2 के बाद में 4, फिर 6, देखिए 2 बढ़ रहा है, फिर 8, इस टाइप से श्रेणी जा रही है। अब इसमें ये हमारा पहला पद है T1, दूसरा पद है T2, तीसरा पद है T3, चौथा पद है T4। अब इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो सार्वधातुक का निकालने का एक तरीका भी होता है। उसके पहले सबसे पहले देखिए प्रथम पद। तो प्रथम पद वही होता है जहाँ से श्रेणी स्टार्ट होती है, तो प्रथम पद वही होगा जहाँ से श्रेणी प्रारंभ होगी। तो A जो है जहाँ से श्रेणी प्रारंभ होती है, तो जहाँ से श्रेणी प्रारंभ होती है वही श्रेणी का प्रथम पद होता है। और सार्वधातुक को कैसे निकालते हैं, जो हमने ये D लिख रखा है, तो सार्वधातुक को अगले पद में से अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे आगे T2 ये आगे होगा और T2 के पीछे क्या होगा T1। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं सार्वधातुक। तो इसके बीच का निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे तो निश्चित रूप से T2 माइनस T1, इससे भी सार्वधातुक मिल जाएगा। अगले में से पिछला घटाना रहता है, यहाँ पर कर सकते हैं T3 में से T2 घटा सकते हैं, तब भी सार्वधातुक मिलेगा T3 माइनस T2। तो अगले पद से ठीक पिछला पद घटाना होता है। उसके बाद मान लो हमने यहाँ नहीं, यहाँ पे घटाना चाहते हैं तो T4 में से T3, तो T4 में से T3 घटा देंगे तो अगले पद से जस्ट पास वाला पिछला पद घटाया जाता है। तो घटाने से जो अंतर मिलता है वही कहलाता है सार्वधातुक। तो वही सार्वधातुक होता है, किसका होता है, AP का। तो वही AP का सार्वधातुक होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे श्रेणी का प्रथम पद जहाँ से श्रेणी प्रारंभ होगी, जैसे कि यहाँ पे A, तो A श्रेणी का प्रथम पद है, यही प्रथम पद है।
तो यही प्रथम पद है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं, तो यहाँ पे ए बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही सार्वांतर के लिए इसको घटा लिया, तो सार्वांतर यदि इसका निकालेंगे तो एक निकाल के देखिए, तो T2 माइनस T1, देखिए सार्वांतर कैसे निकलेगा। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो यही वैल्यू डाल दीजिए। T2 देखिए 4 है, तो 4 माइनस सामने माइनस लगाइए। T1 हमारा 2 है, तो इसमें घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2। इस तरीके के ये हमारा सार्वांतर आ गया 2। या हम यहाँ पे देख सकते हैं T3 माइनस T2, तो T3 में से यानी 6 में से 4 निकालेंगे तब भी 2 आएगा। सार्वांतर एक कॉमन डिफरेंस होता है, हर कहीं पे वो सेम ही आएगा, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। बस अगले पद से ठीक पिछला पद घटा दीजिए, आपको सार्वांतर मिल जाएगा। अब इसके बाद में प्रथम पद और सार्वांतर सीखने के बाद अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो क्या होता है। समांतर श्रेणी का जो जनरल टर्म्स है पूरी पहली और दूसरी एक्सरसाइज उसी पे टिकी हुई है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो उनका एक मेन कॉन्सेप्ट यही है। समांतर श्रेणी का शॉर्टकट में लिखेंगे तो एपी का व्यापक पद, एपी का व्यापक पद, इसको बोलते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी का ये जो व्यापक पद है ये क्या होता है, इसको समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज लगभग एपी इसी पे टिकी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे। T1, तो T1 बराबर पहला पद ये मान लेते हैं हमारा A हो गया, A प्लस 0D, इसमें कोई D नहीं है तो इसको हम 0D लिख सकते हैं। दूसरा T2 मतलब देखिए ये है प्रथम पद किसका, AP का, तो AP का प्रथम पद। उसके बाद में फिर AP का द्वितीय पद, तो जो द्वितीय पद होता है सेकेंड टर्म्स उसको T2 कहते हैं। और ये आपका आएगा A प्लस 1D, 0 आया फिर 1 आया, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरे नंबर पे AP का तृतीय पद, थर्ड टर्म्स ऑफ AP, तो कैसे लिखेंगे, तृतीय है तो T3, A प्लस 1 के बाद क्या आएगा 2D, और ऐसे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। T4 में A प्लस 3D, और ये टर्म्स को भी ऐसे बढ़ा लो, बराबर भी ऐसे बढ़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग n के निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AP का nवां पद, तो AP का nवां पद, तो AP का nवां पद यानी कि Tn, देखिए A पूरा A ही आ रहा है इस लाइन में, तो A हो जाएगा, बराबर के सामने बराबर लगा लीजिए, प्लस के सामने प्लस लगा लीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे देखो, जब 1 था तो 0 था, जब दूसरा पद आया तो यहाँ 1D, जब तीसरा पद आया तो 2D, चौथा पद आया तो 3D, एक कम चल रहा है, तो एक कम चल रहा है, जो n आएगा तो n में एक कम करेंगे, n माइनस 1D, बस। तो A प्लस n माइनस 1D जो ये आता है यही AP का व्यापक पद कहलाता है, यही AP का व्यापक पद जनरल टर्म्स कहलाता है। जहाँ अब इसमें कौन चीज़ क्या है, तो इसमें जो Tn है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं A, तो A होता है AP का प्रथम पद, तो ये फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP, और इसमें जो n है वो AP के पदों की संख्या है, लेकिन उसके पहले D को जान लीजिए, D, तो D होता है AP का सार्वांतर, यानी सभी पदों का अंतर जो कि समान पाया जाता है, तभी तो समांतर बनती है। और एक n है, तो n यहाँ पे जो होता है AP के पदों की संख्या, ये ध्यान रखिएगा, AP के पदों की संख्या को दिखाता है n। और जो Tn होता है, Tn को
आपकी एनसीईआरटी में एन भी लिखा हुआ है, तो एन ऑब्लिक टीएन लिख लीजिए। तो एन कहें या टीएन कहें, तो ये क्या है, ये एपी का एनवा पद, तो nth टर्म्स ऑफ एबी कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इसका एपी का जनरल टर्म्स, एपी का जो व्यापक पद होता है वो क्या होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसे एपी का एनवा पद कहते हैं। और यदि एपी में केवल एन ही पद हों, अब देखिए कंडीशनल है, यहाँ से देखें, यदि एपी में केवल एन ही पद हों, तो जो टीएन होता है, टीएन अंतिम पद एल यानी लास्ट टर्म्स के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना है, यदि एपी में, यहाँ से देखिए, यदि एपी में केवल एन ही पद हों तो टीएन अंतिम पद एल के बराबर होता है। कहने का मतलब जो टीएन है यही एल बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टीएन और एल बराबर हो जाएंगे। तो ये भी एक आपका इसी से संबंधित फार्मूला है, nth टर्म्स। लेकिन यहाँ पे एल क्या है, एल आपका एपी का अंतिम पद है, एपी का अंतिम पद, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो सारा लिखा ही हुआ है, ए एपी का प्रथम पद, डी एपी का सार्वधातर और एन एपी के पदों की संख्या, और एन या टीएन बोलते हैं एपी का एनवा पद। तो लास्ट में यदि एपी में केवल एन ही पद है तो टीएन ही उस श्रेणी के एपी का अंतिम पद होता है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अब इसके आगे अब इसमें हम आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, उसमें एक श्रेणी दे देते हैं, कहते हैं उसको चेक करो वो एपी है या नहीं है। यदि वो एपी है तो उसका प्रथम पद और उसका सार्वधातर ज्ञात करो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, इसलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को उठाते हैं। चलिए, ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आया क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि ये एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, दी गई निम्न श्रेणियों की जांच करके बताओ कि एपी है या नहीं। पहले तो ये पूछेगा और फिर आगे यदि एपी मतलब समांतर श्रेणी, यदि एपी है तो इसका प्रथम पद तथा, प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, तथा सार्वधातर यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी कहते हैं, जो हर पदों के बीच में पाया जाता है। डी ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन एक जनरली पूछा ही जाता है। तो इसमें इसका हम पहला एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया ऐसे। तो अब इसमें सबसे पहले जांच करके बताओ कि एपी है कि नहीं है। तो एपी मतलब समांतर श्रेणी, यदि पदों का अंतर समान है तो एपी होगी। तो इसमें देखिए, तो इसमें आगे निश्चित रूप से +5 हुआ है, फिर आगे देखो इसमें +5 हुआ है, फिर आगे देखिए इसमें फिर +5 हुआ है। तो हर पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, अर्थात ये एपी है। तो ये तो जांच हो गई कि ये एपी है, और इसमें जो अंतर होता है यही सार्वधातर होता है। तो इसको यदि हम पहले पद को T1, दूसरे पद को T2 और तीसरे पद को T3, चौथे को T4 कर ले, तो जहाँ से श्रेणी प्रारंभ होती है T1 वाला, वही श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का
प्रथम पद। तो प्रथम पद में हमें कुछ करना निकालना नहीं होता है, केवल बताना रहता है। जहाँ से शुरुआत होती है वही प्रथम पद होता है। तो a बराबर 5, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, आपका सीधे देख करके आंसर आ जाएगा। प्रथम पद तो जहाँ से शुरुआत है वही है, लेकिन ये जो कॉमन डिफरेंस है सार्वधातुक, ये आपको निकालना पड़ता है। तो जब ये तो निकाल ही लिया, अब सार्वधातुक निकालिए। तो AP का सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस D, इसको निकालने के लिए अगले पद से पिछला पद, तो वही तरीका है T2 माइनस T1। अब यहाँ से T2 10 में से 5 गया, तो 10 में से 5 गया, निश्चित रूप से 5 आ जाएगा। ये तो हमने इन दो पदों के बीच में देख लिया। अब इन दो पदों के बीच में भी देख लें, क्योंकि कभी कभी शुरुआत में रहता है, बाद में नहीं रहता है, तो पूरा चेक करना रहता है। T3 माइनस T2। अब इन दो पदों में देखें, क्योंकि हर जगह समान होना चाहिए, हर जगह यही आना चाहिए। तो T3 माइनस T2, तो यहाँ पे 15 माइनस 5, अब 15 में से 5 जाएगा तो फिर 5 आ गया, यहाँ तो समान हो गया। अब यहाँ पर क्या देखें, तो T4 माइनस T3, अंतिम अगले पद से ठीक पिछला पद घटाया जाता है, सार्वधातुक मिल जाता है। अब देखिए T4 हमारे पास 20 है, तो 20 माइनस 15, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी 5 का अंतर आया। हर जगह अंतर समान है, हर जगह अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, और जो उसका अंतर होगा वही सार्वधातुक होगा। तो सार्वधातुक भी मालूम पड़ गया, इसका जो सार्वधातुक D है वो 5 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने AP और उसका सार्वधातुक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। कुछ इसमें भिन्नात्मक क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो आते हैं या निगेटिव फॉर्म में आते हैं, उनको भी हमें चेक करना रहता है। अब ये देखिए एक श्रेणी है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, दूसरा जैसे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, अब ऐसे चली गई है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ ये AP है या नहीं, और AP है या नहीं। यदि AP है तो इसका प्रथम पद तथा प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करो। सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस D ज्ञात करो। तो ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम होता है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आंसर या सॉल्यूशन जो भी लिखना, तो इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, इसमें पहले पद को T1, दूसरे को T2, तीसरे को T3, इसको T4। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखिए, तो कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, बराबर होगा तो होगा। तो T2 माइनस T1, पहले इन दो पदों के बीच का देखा, तो T2 भी 2 है, T1 भी 2 है, निश्चित रूप से 0 आया। तो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं T3 और T2 के बीच का। तो T3 और T2 के बीच का देखते हैं अंतर क्या है, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, फिर 0 आया, यहाँ पे भी 0 है। अब उसके बाद T4 और T3 के बीच में देखते हैं, T4 माइनस T3, तो ये भी 2 माइनस 2, निश्चित रूप से 0, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 0 आया। तो कॉमन डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये AP है और AP भी है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है सार्वधातुक वो 0 है। और प्रथम पद में तो कुछ करना ही नहीं, जहाँ से शुरुआत हुई है वही प्रथम पद होता है, वो इसका 2 है। तो इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चनों को आराम से देख के कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कोई दी गई AP की जांच करना, उसको चेक कर लेंगे कि वो AP है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उसके लिए हमें केवल कॉमन डिफरेंस देखना है कि सभी पदों के बीच का अंतर समान है तो AP है, और जहाँ से शुरुआत होगी पहला पद वही उसका प्रथम पद होता है। अब इसके बाद में समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी के कुछ प्रकार भी होते हैं।
देखिए ये दो प्रकार की है मेनली, एक परिमित एपी समांतर श्रेणी और एक होती है अपरिमित एपी। तो एक अपरिमित को डेफिनिट, तो कहने का मतलब जिस श्रेणी के पदों की संख्या निश्चित हो। तो जिस, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ही से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कोई निश्चित जगह तक गया हुआ है। सपोज के लीजिए ये 100 तक गया है, तो जिसकी कोई लिमिट है, तो ये ऐसी श्रेणी को परिमित यानी डेफिनिट एपी बोलते हैं। डेफिनिट एपी। और कुछ समांतर श्रेणियाँ ऐसी हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, जैसे 1 2 3 4, अब ये ऐसे अनंत तक चला गया। तो जो अनंत तक गया हुआ है, लास्ट की कोई सीमा डिसाइड नहीं है, तो ऐसी एपी को हम लोग अपरिमित या फिर इनडेफिनिट एपी बोलते हैं। इनडेफिनिट एपी। तो इस तरीके से समांतर श्रेणी में यदि पदों की संख्या परिमित हो, निश्चित हो, काउंट की जा सके, तो वो परिमित समांतर श्रेणी होगी। और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, कोई काउंटिंग की लिमिट ना हो, तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। अब इसके बाद में जो आपने पढ़ा था एपी का व्यापक पद, उस पर कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम एनसीईआरटी से ही ले लेते हैं कि जो उस पे दिए गए हैं, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे ये दे रखा है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। कोई एक दे रखा है यहाँ पे, देखिए एक उदाहरण है इसका एनसीईआरटी का कि 2 7 12 डैश का 10वां 10th पद ज्ञात करो। तो निकालने को तो हम लोग इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए 2 और 7 कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। इसमें आगे देखें फिर 5 बढ़ गया, तो 3 पद आ गए, फिर आगे 5 बढ़ा लें, फिर 4 पद आ जाएंगे, फिर 5 बढ़ा लें। तो ऐसे ही हम 10 पद तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि ये पदवा कहीं बढ़ा दिया गया, 10 की जगह 50वां 100वां कर दिया गया, तो हम बगैर फार्मूले इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इसका सल्यूशन का तरीका बहुत ईजीएस्ट वे में, बहुत आसान है। जो दिए जाएं उनको T1 T2 कह लीजिए। जैसे ये है T1 T2 T3, इस टाइप से। अब इसके बाद में तो इसमें आपको क्या है, जो गिवन है उसको पहले नोट कर लीजिए। गिवन में हमेशा आप एपी का प्रथम पद देखिए। तो एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद को ए से ही लिखते हैं। ए बराबर जहाँ से शुरुआत होती है वही होता है, 2 है। उसके बाद दूसरी नंबर पे एपी का सार्वधातुक निकालते हैं। एपी का सार्वधातुक ज्ञात करिए, यानी कॉमन डिफरेंस। तो अगले पद में से T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 7 है, T1 2 है, तो 7 माइनस 2 5, तो ये 5 आ जाएगा। कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, T3 माइनस T2 कर सकते हैं, 12 माइनस 7 कर सकते हैं, तब भी 5 आएगा। तो ये मालूम हो गया। उसके बाद में फिर 10वां पद निकालना है। तो 10वें पद को हम कैसे निकालते हैं, अब हमें ज्ञात करना है T10, ऐसे लिख लीजिए, T10 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक ही सूत्र है इसके लिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 जब आप निकालेंगे तो n की जगह 10 डाल देंगे, तो T10 a आपको दे ही रखा है, देखिए 2 यहाँ से रख दीजिए, प्लस n 10वां है, तो 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, ये आपका 5 है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ये बाहर कोई चिन्ह नहीं होता है, वहाँ गुणा का होता है, तो ये इसके साथ 5 गुणा में है। तो देखिए इस तरीके से 2 प्लस 9 अपना 45 हो जाएगा, 45, और 45 प्लस 2 निश्चित रूप से 47 होगा। अब हम लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका जो 10वां पद होगा
वो 47 होगा। ऐसे श्रेणी चली जाएगी। तो आगे लिख दीजिए, अतः दी गई एपी का जो 10वां पद है, 10वां पद वो आपका कितना होगा, 47 होगा, 47 होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी पद दिया जाए उसको निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है इसका, एक हमारे पास और इसमें भी दी। 10वें पद को जब लिखोगे तो हमने कहा था Tn क्या होता है, Tn हमेशा a प्लस 10 है तो एक कम कर लीजिए 9d। तो a जहाँ से शुरुआत होती है वही होता है, तो 2 प्लस 9 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 5। तो देखिए कितना शॉर्टकट में आ जाएगा, 9 अपना 45, तो 45 ये हो गया, 2 ये तो 47। ऐसे मालूम हो जाएगा कि उसका 10वां पद जो है, 10वां पद 47 होगा। तो कितना शॉर्टकट में भी लग जाएगा। यदि इतना आप तीन जाम ना करें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो डी का मान आता है 10वां है तो 9, 12 होगा तो 11 कर लो, एक कम रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत मुख्य क्वेश्चन देखिए, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या एपी 11, 8, 5, 2 डैश डैश का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों? इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका सल्यूशन, और सल्यूशन से पहले सबसे पहला काम है इनका गिवन नोट करना। जो इसमें दिया जाए उसको नोट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एपी का प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद ये नोट करेंगे। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर यहाँ पे 11 है। उसके बाद इसका सार्वांतर, तो एपी का सार्वांतर नोट करते हैं। सार्वांतर को डी से लिखते हैं। देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो T2 माइनस T1, 8 में से 11 गया, माइनस का 3, यहाँ भी चेक कर लीजिए। 5 में से 8 गया तब भी -3, बस 2-3 जगह चेक कर लीजिए, पता चल जाता है। सार्वांतर मालूम हो गया। फिर कह रहा है का एक पद -150 है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या इसका कोई पद -150 है। तो हमने मान लिया यहाँ पे, ऐसे केस में तुरंत मान लो, माना एपी मतलब दी गई एपी का nवां पद -150 होगा। ये ऐसे लिख लीजिए। तो हमने मान लिया, माना दी गई एपी का nवां पद 150 होगा। तो इस तरीके से जब हम मानेंगे, अब सूत्र लगाएंगे इसमें कि Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn जो है वही nवां पद है इसका, तो -150 a प्रथम पद इसका जो यहाँ से है 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी आपके पास -3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 150 11, अब ये 11 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए बराबर के इधर, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा केवल n-1 इंटू 3। अब दोनों माइनस किए हैं तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, तो जोड़ दीजिए। तो ये 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, 1 और 1 1, तो 150 हो गया, 161, दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस का ही रहेगा, बराबर n-1, और ये जो 3 है गुणे में वो इधर इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको 3 से आप इसे काट भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसी को नोट कर लेते हैं, -161/3 = n-1। 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, नहीं कटेगा, तो 1 को भी इधर उठा लाओ, तो माइनस का 161/3, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर केवल n रह जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। एलसीएम देखिए इसका 1 और 3 का 3 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ, एक की इसके साथ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 161 उतना ही रहेगा। लेकिन 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा, 1 × 3। अब इसको घटा दीजिए, 61 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा,
तो ये आपका आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस हमेशा घटता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 61 में आएंगे तो 158 अपॉन 3, ये n का आ जाएगा। अब इसको 3 से काटिए, 3 पचे 15, 15 का 5 और बचा इसमें कितना 8, 8 में ले जाइए, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20, 6 का 18, तो जो n का मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 52.6, जो कि एक ये कैसा है, पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है। और पद जो होते हैं वो हमेशा पूर्णांक में होते हैं, अतः यहाँ पे लिख दीजिए पदों की संख्या, पदों की संख्या हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। और यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं आ रहा, यदि ये पूर्णांक आ जाता तो ये हो जाता। इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो -150 है दी गई एपी का पद नहीं है, अतः -150 दी गई एपी का पद नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। यही इसके मेथड हैं, जो बेसिक मेथड हैं, आज इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताने की कोशिश की। चलिए आज क्लास को यहीं पे आप किया जाए, फिर आपको इसके बाद में आगे मिलेंगे।